गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका क्लास 8 का एसएसटी का क्लास है। इसमें हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं भारत में ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार। भारत में ब्रिटिश शासन का उदय कैसे हुआ और इसका विस्तार कैसे हुआ, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें 1.1 जो है वो पढ़ चुके थे मुगल काल का अंत। भारत में औरंगजेब के साथ मुगल काल का अंत हो गया था। औरंगजेब से पहले कौन कौन से शासक ने यहाँ पे शासन किया ये आपको हम बता चुके हैं। कि भारत में ईस्ट कंपनी का आना, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? तो जैसे आप लोग जानते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट कंपनी जो थी, ब्रिटेन की ईस्ट कंपनी, वो व्यापार करने के लिए इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्होंने व्यापार के लिए एकाधिकार प्राप्त कर लिया कि पूर्व दिशा में व्यापार के सिलसिले व्यापार करने के लिए सिर्फ वो ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकते हैं। लेकिन 17वीं सदी के स्टार्टिंग में क्या हुआ, यहाँ पे व्यापार करने के लिए डच भी आए, पुर्तगाली तो थे ही, पुर्तगाल से जो आए थे वास्को डी गामा 1498 में, वो सबसे पहले 1498 में सबसे पहली बार मतलब भारत जाने के लिए समुद्री यात्रा। पहले तो फ्लाइट से नहीं थी, हवाई जहाज नहीं चलते थे और ना ही रोड था, तो क्या था समुद्री यात्रा। सबसे पहले मतलब अगर हम इतिहास में देखें तो कई साल पहले क्या था, सबसे मतलब व्यापार के सिलसिले में लोग एक जगह से दूसरे जगह या किसी भी काम से अगर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो वो जहाज से ही जाते थे, तो समुद्री रास्तों से हो जाते थे। तो सबसे पहले सबसे अगर भारत की खोज का खाया है तो 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा ही समुद्री यात्रा से कैसे हम भारत आ सकते हैं तो उन्होंने खोजा था। लेकिन 17वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में क्या हुआ, यहाँ पे डच भी आए, फ्रांसीसी आए, सब व्यापार के सिलसिले में आए। और ब्रिटेन से तो ब्रिटिश लोग आए ही थे जो ईस्ट कंपनी का यहाँ पे खोल चुके थे व्यापार के सिलसिले में। ये सभी व्यापारिक कंपनियां जो थी भारत में एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहते थे। वो चीज क्या थी, तो बारीक सूती कपड़े क्या हो, यहाँ पे जो भारत के बने बारीक सूती कपड़े थे, मतलब सूती कपड़ा यहाँ का बहुत ही अच्छा था। रेशम और मसाले, रेशम क्या होता है, सिल्क बहुत ही महंगा होता है, ये आप लोग जानते हैं। एक्सपेंसिव क्लॉथ से सिल्क। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, व्यापार करने के लिए एक जगह बहुत सारे व्यापारी आने लगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, उन चीजों का दाम बढ़ने लगा और उससे मिलने वाला लाभ जो था वो कम होने लगा। जैसे कि हम आपको बताए थे कि वो आते थे यहाँ पे, यहाँ से कम दाम में ले जाते थे और कहीं दूर देश में वो दूसरी जगह पे ज्यादा दाम करके उसको बेचते थे। लेकिन अब क्या हुआ, भारतीय बाजार में ही बहुत सारे व्यापारी आने लगे व्यापार करने के लिए। तो क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई एक व्यापारी आया यहाँ व्यापार करने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, वो बोलेगा अरे हमको 100 रुपए में दे दो। कोई दूसरा व्यापारी आएगा, वो बोलेगा नहीं हमको 110 रुपए में दे दो। तो इस तरीके से क्या हुआ, व्यापारियों में ही आपस में लड़ाई होना शुरू हो गया। अब इन व्यापारी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए लड़ाइयां आरंभ होने लगी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी अवसर मिलता, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को जहाज को डुबो देती थी। जैसे यहाँ से कोई सामान खरीद के ले जाया जाता था तो क्या करती थी, एक कंपनी का जहाज कोई दूसरी कंपनी देखती थी, वो सामान ले जा रहा है, उसके जहाज को डुबो देती थी। किस तरीके से, तो आप जानते हैं गोलीबारी तोप से। यह व्यापार हथियारों के बल पर चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के द्वारा सुरक्षित रखा जाता था। क्या हुआ, अब ये व्यापार जो है, जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं या कोई बिजनेस करता है तो क्या होता है, खुल के करते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ, 17वीं सदी और 18वीं सदी में बंदूक के बल पे, हथियार के बल पे व्यापार चलना शुरू हो गया। अपनी बस्ती और किले बंद करने और व्यापार में लाभ कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए कठिन होता जा रहा था। अब क्या हुआ, व्यापार के साथ साथ उसमें राजनीति भी होने लगी। अब राजनीति किस तरीके से होती थी वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में व्यापार आरंभ करना।
कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार आरंभ किया। बंगाल कहाँ है? ये जो कोलकाता हुआ, कलकत्ता है अभी, वही बंगाल है। वहां पे हुगली नदी के किनारे उन्होंने व्यापार आरंभ किया। तो ये कब पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब लगी? तो 1651 ईस्वी में, मतलब 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे आरंभ हुई। ये क्या थी? इंग्लिश कंपनी थी। व्यापार को उस जमाने में, इस व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। जैसे अभी फैक्ट्री कहते तो वो क्या हुआ? फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को एकत्र किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार विकसित हुआ, कंपनी के सौदागरों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया गया। तो फैक्ट्री के आसपास आकर के जैसे मतलब निर्यात होने वाली सामान, जैसे पहले क्या किया जाता था? सामान को यहाँ पे तैयार किया जाता, तैयार करने के बाद ही वो सामान को दूसरे देश में ले जाते थे, निर्यात करते थे। तो अब निर्यात करने के लिए फैक्ट्री लगाए तो वहां पे क्या हुआ? मजदूरों की जरूरत पड़ी। तो वहां आसपास में वो क्या करने लगे? कंपनी के सौदागरों को मतलब बसाने के लिए प्रेरित करने लगे कि आइए आप मेरे कंपनी के बगल में ही रहिए। उससे क्या होगा? समय की बचत होगी। सन 1696 ईस्वी तक कंपनी ने इस आबादी के चारों में किला बनाना आरंभ कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल शासक औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का आदेश जारी करे। मतलब व्यापार करने के लिए क्या था कि कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और तब भारत में मुगलों का शासक था, जैसे कि ब्रिटिश जो लोग थे व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने क्या किया? तो मुगल शासक औरंगजेब से बात की कि कोई भी व्यापारिक शुल्क नहीं चुकाएंगे वो, और मतलब बिना शुल्क चुकाए वो व्यापार करने का आदेश जारी कर दे। औरंगजेब के आदेश से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। और सब जो कंपनियां थी जैसे डच थे, फ्रांसीसी थे, उन लोगों को मुक्त में व्यापार करने की कोई अधिकार नहीं मिला। बस ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिला। इससे कंपनी के उन अफसरों को निजी तौर पर व्यापार करते थे ऐसी छूट नहीं मिली थी, परंतु उन्होंने भी सिर्फ चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व कंपनी को शुल्क मुक्त कर दिया गया। तो वहां के जो अफसर थे वो क्या करने लगे? ऑफिसर सब, उनका जो निजी व्यापार था तो उसमें भी वो शुल्क देने से इनकार कर दिए। इस तरीके से बंगाल का जो राजस्व वसूली था वो कम होने लगा, जिससे कि वहां के नवाब और ब्रिटिश अफसरों में क्या हुआ? लड़ाई शुरू हो गई, मतभेद शुरू हो गया इन दोनों में। अब है आपका ब्रिटिश शक्ति का उत्थान। ब्रिटिश शक्ति का उत्थान कैसे हुआ वो हम देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश शक्ति का उत्थान। ब्रिटिश शक्ति का उत्थान क्या? उत्थान में हुआ आगे बढ़ना। अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए थे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अपने प्रमुख यूरोप के प्रतिद्वंदी को पराजित कर दिया। अंग्रेज आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए, और जो व्यापारी आए थे यूरोप से उनको क्या कर दिया? इन्होंने पराजित कर दिया। केंद्रीय शक्ति के अभाव और राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए भारत के स्वामी ही बन गए। मतलब केंद्र में कोई शक्ति ना होने के कारण और राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण क्या हुआ? ये भारत के स्वामी बन बैठे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुगल का अंतिम शासक क्या था? कौन था? औरंगजेब, जो 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। और आप लोगों को हिस्ट्री में एक बार ध्यान रखना होगा, इतिहास पढ़ने के लिए आप लोगों को ईस्वी, कम से कम डेट अगर आप लोग याद ना रखें, लेकिन ईस्वी आप लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी होगा। इतिहास में ईस्वी का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोग ईस्वी याद कर लीजिएगा, ईस्वी को याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं इतिहास का बेस होता है। और अगर कोई भी युद्ध पढ़िएगा तो उसका क्या परिणाम था, उसके क्या कारण थे, उससे क्या नुकसान हुआ, ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि ब्रिटिश शासन का उत्थान के बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, और ये युद्ध क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं
कि केंद्रीय शक्ति के अभाव और राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए भारत के स्वामी बन गए। तो कब बने ये? 1750 ईस्वी। 1750 ईस्वी के आसपास उनकी उपस्थिति का आभास होने लगा था। 1750 आते आते क्या हुआ? अब लगने लगा था कि भारत के स्वामी जो है वो अंग्रेज बनने लगे हैं, क्योंकि 1707 ईस्वी में क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद मुगल के कोई ऐसे शासकों में वैसा नहीं था कि वो भारत पे राज कर सके। जैसे मुगल शासक औरंगजेब और उससे पहले के जितने शासक थे उन्होंने संभाल के रखा था भारतवर्ष को। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे केंद्रीय शक्ति का अभाव देखा और राजनीतिक और स्थिरता, तो भारत के स्वामी बन बैठे। 1750 ईस्वी के आसपास उनकी उपस्थिति का आभास होने लगा था। उन्होंने 1805 ईस्वी तक भारत के लगभग आधे भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 1750 में तो लग रहा था कि वो स्वामी बन बैठे, लेकिन 1805 आते आते क्या हुआ? वो आधे भारत का क्या आधिपत्य स्थापित कर लिया था, मतलब अपने कब्जों में ले लिया था उन्होंने आधे भारत को 1805 ईस्वी आते आते। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कहां पे? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये कब हुआ? तो 1746 से 1748। 1746 से 1748। ये अभी तक हम लोग हेडिंग पढ़ रहे थे कि 1750 तक में कैसे वो स्वामी बन रहे थे। तो अब उनके बारे में हम देखते हैं कि कर्नाटक का जब प्रथम युद्ध था 1746 1748 के बीच में, वो किन कारणों से हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच सबसे पहले कर्नाटक में संघर्ष शुरू हुआ। ये लड़ाई जो है ये किसके किसके बीच हुई थी? कर्नाटक का प्रथम युद्ध अगर पूछा जाएगा किसके किसके बीच हुई, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। सन 1740 से 48 के दौरान यूरोप में ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारियों को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी थे। क्या थे? फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दोनों विरोधी थे, आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। उस समय डुप्ले पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी था। पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी कौन था? तो डुप्ले, उनका नाम डुप्ले था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को लूटा। यूरोप में जब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ाई हुआ तो क्या हुआ? फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को लूट लिया। जब कर्नाटक के नवाब ने देखा कि उसके प्रांत में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है, तब उन्होंने क्या किया? तो खिलाफ एक सेना भेजी, परंतु कर्नाटक की सेना हार गई। कर्नाटक के नवाब ने क्या किया? उन्होंने सेना भेजी फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए, तो फ्रांसीसी के सामने कर्नाटक के नवाब की सेना क्या हुई? हार गई। सन 1748 में यूरोप में शांति समझौता हुआ, तब फ्रांसीसियों ने अंग्रेज को मद्रास वापस भेज दिया। 1748 में यूरोप में क्या हुआ? शांति समझौता हुआ। शांति समझौता वो होता है जब दो देश बैठ करके या तीन देश, जिन देशों के बीच लड़ाई होता है वो बैठ के समझौता करते हैं कि हम ऐसे व्यापार करेंगे, हम इन जगहों पे व्यापार करेंगे। ये क्या हुआ? समझौता होता है। तो इन समझौता के बाद क्या हुआ? फ्रांसीसी ने अंग्रेज को मद्रास वापस भेज दिया। फ्रांसीसियों ने मतलब बेंगलोर से जो आए थे वो बेंगलुरु में व्यापार करने के लिए, तो फ्रांसीसियों ने उनको मद्रास भेज दिया। ये मद्रास वही है जो अभी चेन्नई है। चेन्नई को ही इतिहास में मद्रास उनका पुराना नाम है, चेन्नई का। अब दूसरा युद्ध कब हुआ? कर्नाटक का दूसरा युद्ध। ये प्रथम युद्ध था इसके बीच में, तो फ्रांसीसियों के बीच में फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में। फ्रांसीसी और अंग्रेज लिखते हैं, अंग्रेज के बीच में। अब फिर क्या हुआ? दूसरा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध का दूसरा युद्ध। ये कब हुआ? 1749 से 1754 तक। 1749 से 1754 तक हुआ। अब इनका क्या कारण था ये देखते हैं।
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यह शांति अधिक समय तक नहीं टिक सकी। जब शांति समझौता हुआ कि हम बेंगलुरु में व्यापार करेंगे और आप मद्रास चले जाइए, तो ये शांति समझौता अधिक समय तक नहीं टिक पाई। फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ाई में कर्नाटक का नवाब मारा गया। फ्रांसीसियों के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही थी उसमें क्या हुआ, कर्नाटक का नवाब मारा गया। उसी दौरान निजाम की भी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार के सवाल को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फरजंग को नवाब बना दिया। मुजफ्फरजंग किसी का नाम है। ये क्या हुआ, किसी को मुजफ्फरजंग को नवाब बना दिया। कर्नाटक के नवाब के पद के लिए दोनों कंपनियों ने अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन किया। अंग्रेज मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे, परंतु फ्रांसीसियों ने चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इस कारण अंग्रेज ने क्लाइव को 1751 ईस्वी में एक छोटी सेना लेकर आर्काट भेजा। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। चांद साहब का सिर काट दिया गया। डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया और दोनों कंपनियों के बीच शांति समझौता हुई। निजाम ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेजी कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया। हम इतना पढ़े, आप लोगों ने सुना कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध में क्या हुआ, फ्रांसीसी लोग किसी और को बनाना चाहते थे वहां का नवाब, और अंग्रेज किसी और को बनाना चाहते थे। इन दोनों के लड़ाइयों के बीच में क्या हुआ, तो ब्रिटिश लोग कहीं ना कहीं जीत गए। इस युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटिश लोग जीत गए। पहले युद्ध में क्या हुआ था, ब्रिटिश लोग हार गए थे। उसमें शांति समझौता हुआ कि आप लोग मद्रास चले जाइए व्यापार करने के लिए। लेकिन दूसरे युद्ध में क्या हुआ, कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग जीत गए। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ। अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध, इसमें कर्नाटक का दूसरा युद्ध में क्या हुआ, ये भी हुआ फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। तो इसमें ब्रिटिश लोग क्या हुआ, ब्रिटिश जीत गए। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रांसीसी जीत गए थे। फ्रांसीसी की जीत हुई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी, और कर्नाटक के तीसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो ये पढ़ते हैं, यूरोप में 1756 ईस्वी में पुनः फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 वर्षीय युद्ध छिड़ जाने से भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच फिर से संघर्ष आरंभ हो गया। मतलब कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था वो भी फिर से ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हो रहा था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ये कब हुआ, तो 1756 से 1763 तक चला था ये युद्ध। ये 7 वर्षीय युद्ध था, मतलब ये 7 साल चला था ये युद्ध। भारत में ही अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया था, क्योंकि हारने पर भी हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव बरकरार रहा। जैसे कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध में क्या हुआ, जीत हुई ब्रिटिश की, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों का जो था, हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव बरकरार था। उनकी फौज के खर्च के लिए निजाम ने उन्हें राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया। निजाम की रक्षा के नाम पर उन्होंने अपनी सेना को सहायता से उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई। फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ। हैदराबाद में अब फ्रांसीसियों का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया और निजाम ने उन्हें उत्तर की सरकारें सौंप दी। फ्रांसीसियों के हाथों से उनके सारे भारतीय उपनिवेश निकल गए। 1763 ईस्वी में यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ तो फ्रांसीसियों को उनके उपनिवेश वापस कर मिल गए, परंतु भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई। उनकी गतिविधियां केवल व्यापार तक ही सीमित रह गई। इसी बीच अंग्रेज ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तीसरे युद्ध में क्या हुआ, तीसरे युद्ध में फ्रांसीसी पूरे तरीके से हार गए थे और उन्हें व्यापार करने का भी अधिकार खो दिया था। उनका व्यापार भी सीमित नहीं रहा। इसी बीच अंग्रेज ने
अब यहाँ पे क्या था, सिर्फ अंग्रेजों का अधिकार रह गया, ये व्यापार किए और तब तक में उन्होंने बंगाल पे नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस युद्ध में, कर्नाटक के तीसरे युद्ध में क्या हुआ, हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव बरकरार था, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ के जो निजाम थे उन्होंने रक्षा के लिए क्या किया, सेना को सहायता करने के लिए राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया। राजस्व वसूली क्या होता है कि वो यहाँ पे व्यापारियों से, छोटे छोटे दुकानदारों से कर वसूले। और निजाम क्या होता है, जो वहां का शासक, जैसे जमींदार, सूबेदार, उसी तरीके से निजाम होता है। हैदराबाद में निजाम, हैदराबाद में जो मतलब वहां के जो शासक थे उन्हें निजाम कहते हैं। इस युद्ध में भी फ्रांसीसियों की मौत हुई थी। अब नेक्स्ट है बंगाल पर अंग्रेज का अधिकार। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, ये देखते हैं। अलीवर्दी खान सन 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब कौन था, 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान थे। उसने बंगाल में कुशल शासन स्थापित किया। कुशल मतलब क्या हो, मतलब वहां का शासन बहुत अच्छा स्थापित किया उन्होंने। जिसके बाद उसका तरुण नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। परंतु सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उनके परिवार के सदस्यों के बीच षड्यंत्र और झगड़े शुरू हो गए। उनके नाती क्या होता है, उनकी मतलब जो थे अलीवर्दी खान थे, उनकी लड़की का लड़का सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला वहां का नवाब बना तो उनके परिवारों के बीच क्या हुआ, षड्यंत्र स्टार्ट हो गया। षड्यंत्र और झगड़े शुरू हो गए। इन षड्यंत्रों का अंग्रेजों ने लाभ उठाया। जब परिवार में षड्यंत्र होता है तो कोई ना कोई बाहर वाले ही उसका फायदा उठाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब वहां पे षड्यंत्र हुआ सिराजुद्दौला के परिवार में, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज इसका फायदा उठाना शुरू कर दिए। उन्होंने कलकत्ता की किलाबंदी का विस्तार शुरू कर दिया। सन 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के सैनिक ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। जब कलकत्ता की हार की सूचना मद्रास पहुंची तो क्लाइव को एक नौसैनिक बेड़े के साथ कलकत्ता पर दोबारा कब्जा करने के लिए भेजा गया। कलकत्ता पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया। अंग्रेज नवाब के विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र में शामिल हो गए। उन्होंने नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर को समर्थन देना शुरू कर दिया। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। मीर जाफर ने इस युद्ध में सक्रिय भाग नहीं लिया। जगत सेठ ने भी मीर जाफर का समर्थन करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई, नवाब की हत्या कर दी गई, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। इस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। इससे हुआ कि जब सिराजुद्दौला वहां का नवाब था तो अंग्रेज जो है मीर जाफर को नवाब के लिए, मतलब उन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया, मीर जाफर को समर्थन देना शुरू कर दिया। समर्थन देना मतलब क्या हुआ, साथ देना शुरू कर दिया। और वहां के जो सेठ थे, जगत सेठ जो थे, वो भी मीर जाफर को ही समर्थन देना शुरू कर दिए। और इस मतलब उसके बीच फिर युद्ध हुआ, नवाब की हत्या कर दी गई, मीर जाफर को नवाब बना दिया, मीर जाफर को ही नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला को मार के क्या किया गया, मीर जाफर को, मीर जाफर को ब्रिटिश लोगों ने समर्थन दिया था। तो कहीं ना कहीं मीर जाफर जो काम करेगा वो ब्रिटिश के लिए करेगा काम। फिर प्लासी का युद्ध। अब नेक्स्ट आपका प्लासी का युद्ध, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इतना के लिए थैंक यू।